Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So we discuss about balance of payment. मीनिंग किया हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलग अलग क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं वो की हैं, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर्स, और बैलेंस ऑफ ट्रेड किया है हमने. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम रीड आउट करेंगे. सो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसको, दैट इज़ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में क्या हम आइटम्स इंक्लूड कर रहे हैं, विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. सो the account of balance of payment in which unilateral transfers along with export and import of goods and services is known as current account. So items that are included in current account are visible items, invisible items and unilateral transfer. Visible items में क्या आते हैं, balance of trade. Balance of trade जिसका फॉर्मूला क्या है, export of visible minus import of visible items. इनविजिबल में आती हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. फॉर्मूला इज एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, और इनविजिबल को हम बोलते हैं सर्विसेज. यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मीन्स एक तरफी ट्रांसफर्स कर रहे हैं. जैसे गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फ़ॉरेन की किसी कंपनी को या सरकार को सब्सिडी दी है, ग्रांट दी है, गिफ्ट दी है या हमें मिला है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स. जो कि हमारी सरकार को रिसीव हुई हैं उसमें से हम पेमेंट्स माइनस कर देंगे. सो इन तीनों के आंसर्स को ऐड करेंगे और वो आंसर आ जाएगा करंट अकाउंट का. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट. दैट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन विच includes such transactions with the help of which residents of one country exchange their capital assets and liabilities with the resident of other countries. So इसमें हम ट्रांसफर्स कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का. सो कौन कौन से कंपोनेंट्स और आइटम्स हैं जो कि इंक्लूड हो रही हैं कैपिटल अकाउंट में. फर्स्ट इज़ प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स, जो इंडिविजुअल्स, कमर्शियल यूनिट्स मीन्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स और नॉन गवर्नमेंट यूनिट्स हैं वो एक्सचेंज करें एसेट्स और लाइबिलिटीज़. जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री इन सम अदर कंट्रीज आर प्राइवेट ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट इज़ ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स करती है दूसरी कंट्री के साथ, दैट इज़ ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें राइट है कि हम इंडिया के सिटीज़न होके फॉरेन कंट्री के कोई भी मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं. सो दैट इज़ आर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और ऐसे ही फॉरेन का जो रेजिडेंट है उसे राइट है कि वो इंडियन कंपनी का कोई शेयर या गवर्नमेंट के शेयर्स खरीद सकता है. सो दिस इज़ अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. शेयर्स खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, किसी भी एसेट में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो इसमें हम कर रहे हैं इफ़ द इकोनॉमिक यूनिट, अगर कोई इकोनॉमिक यूनिट इंडस्ट्री है वो है किसी कंट्री की, वो परचेज़ करना चाहती है कैपिटल एसेट्स इन सम अदर कंट्री, तो बायर उससे कंट्रोल नहीं पा पाएगा पूरी एसेट पे, क्योंकि हमें कुछ पोर्शन मिल रहा है. जैसे शेयर्स खरीदने से हमें कंपनी के मालिक नहीं बन जाएंगे, लेकिन उस कंपनी में हमें हिस्सेदारी मिल जाएगी. सो दिस इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कैपिटल अकाउंट्स रिलेटेड. इसमें ट्रांजेक्शन्स लेंगे फॉरेन एक्सचेंज की. सच ट्रांजेक्शन कैरिड आउट अंडर कैपिटल अकाउंट बिकॉज ऑफ विच फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज आउट ऑफ द कंट्री. जो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स हमारा पैसा बाहर जा रहा है कंट्री से, वो हम ट्रांजेक्शन लेते हैं. सो डिफरेंस जो है रिसिप्ट और पेमेंट का, दैट इज़ द कैपिटल अकाउंट का बैलेंस. अदर कंपोनेंट्स क्या हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इंक्लूड करें. नेक्स्ट इज़ एरर्स एंड ओमिशंस. एरर्स क्या होती हैं, गलतियाँ, कुछ कमियां रह जाती हैं. जैसे कि हमने पेमेंट 5000 की लिखनी थी, वो 500 की लिख दी है, 5 लाख की लिख दी. ओमिशंस मीन्स वो रहेगी. जैसे आइटम्स है, हमने ग्रांट रिसीव की थी फॉरेन कंट्री से, अमेरिका से मानो हमने ग्रांट रिसीव की, लेकिन हमने वो ऐड करनी भूल गए, तो दिस इज़ ओमिशन. ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स, ऑफिशियल मीन्स गवर्नमेंट ने क्या रिजर्व ट्रांजेक्शन्स की हैं, वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इनको. डोमेस्टिक कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स और फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स इन द डोमेस्टिक कंट्री. इसका मतलब क्या है, देखो, डोमेस्टिक कंट्री हमारे लिए क्या है, हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था कि डोमेस्टिक कंट्री जैसे इंडिया हमारे लिए डोमेस्टिक कंट्री है. तो हमने अपने पास क्या रखे हुए हैं, अपनी एसेट्स रखे हुए हैं. एसेट्स के रिजर्व मीन्स करेंसी का रिजर्व हो सकता है, शेयर स्टॉक, उसका रिजर्व हमने रखा हुआ है अपने पास. सो द फॉरमोस्ट आइटम, पहली आइटम जो कि ऑफिशियल ट्रांजेक्शन में हम इंक्लूड करें, दैट इज़ डोमेस्टिक कंट्री ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स. इन एसेट्स को हम कहते हैं, ये इस किस फॉर्म में होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, फॉरेन सिक्योरिटीज़, गोल्ड और स्पेशल ड्राइंग राइट्स SGRs की फॉर्म में होती हैं ये. सो इससे क्या होता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में इम्पैक्ट पड़ता है, या इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है. सो अगर ये रिजर्व्स, पैसा जो रखा हुआ है हर सरकार ने,
इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, सिक्योरिटी शेयर्स या फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं? दूसरी कंट्री के पैसे रखे हुए हैं, करेंसी रखी हुई है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज परचेज, सो दीज रिजर्व में भी इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं रिजर्व्स, तो उससे क्या होगा? देयर में बी रिडक्शन इन द रिजर्व्स, उससे ही हमारे पास देयर में बी रिडक्शन इन दीज रिजर्व्स एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरे टाइम पे डिक्रीज हो जाएंगे। सो इफ़ फॉरेन एक्सचेंज इज परचेज बाय यूजिंग ऑफिशियल रिजर्व्स, अगर हमने पैसा अपने पास जमा करके रखा हुआ है, वो हम यूज़ कर रहे हैं किसी कंट्री की एसेट्स खरीदने में या रिजर्व्स खरीदने में, सो इससे क्या होएगा? दिस लीड्स टू फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री, उससे हमारे ये रिजर्व्स कम हो जाएंगे। देखो एग्जांपल, जैसे हमारे पास हमने रिजर्व रखे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट आरबीआई मान लो, गवर्नमेंट या आरबीआई, इन्होंने ना फॉरेन कंट्री के रिजर्व रखे हुए हैं या गोल्ड रखा हुआ है। गोल्ड जब मानो इन्होंने 200 करोड़ का रखा हुआ है। सो इसमें क्या है? अगर हमने अमेरिका के डॉलर्स ये खरीदने हैं फॉर द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो उससे क्या होगा? हमारा पैसा चला गया, इससे क्या है? ये हमारे रिजर्व जो हमने पैसा इकट्ठा करके रखा था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएंगे रिजर्व्स। नेक्स्ट इज़ फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स इन डोमेस्टिक कंट्री। फॉरेन मीन्स दूसरी कंट्री के रिजर्व हमने अपनी कंट्री में रखे हुए हैं। सेकेंड आइटम इन द ऑफिशियल ट्रांजेक्शन इज फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स इन डोमेस्टिक कंट्री। फॉरेन गवर्नमेंट और बैंक्स हैं, वो अपने पास रिजर्व रखते हैं दूसरी कंट्री के करेंसी लाइक रुपी इन इंडिया। सो दिस इज़ डन टू एनेबल, ये किस लिए रखा जाता है? कि फॉरेन यूनिट्स, जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं, वो फुलफ़िल कर पाएँ अपनी करेंसी की नीड जब भी उन्हें एमरजेंसी ट्रांजेक्शन्स करनी पड़े। नेक्स्ट है, फर्स्ट हमने इसमें आइटम की है एरर्स एंड ओमिशंस, ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजेक्शन्स। थर्ड नेक्स्ट इज ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑटोनॉमस आइटम्स क्या हैं? वो वाली आइटम्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिनका कोई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। ये ट्रांजेक्शन्स इंडिपेंडेंट नेचर की होती हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इससे फेवरेबल बैलेंस पे पड़ता है फ़र्क, ना ही अनफेवरेबल बैलेंस। सो मेन एम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांजेक्शन्स का? नॉट टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनका बैलेंस बनाना नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। सो ऑटोनॉमस आइटम्स को बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स। नेक्स्ट इज अकोमोडेटिंग आइटम्स। वो वाली आइटम्स होती हैं जिनका कोई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन पे फ़र्क पड़ता है। सो दी इट मीन्स द ट्रांजेक्शन्स कंसर्निंग सच आइटम्स आर कैरिड आउट व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ईदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। जहाँ फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, तब हम इन ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस लाना होता है, मीन्स फेवरेबल बैलेंस, रिसिप्ट और पेमेंट को इक्वल करना होता है। अकोमोडेटिंग आइटम्स को बोलते हैं हम बिलो द लाइन आइटम्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस। ये कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, रिसिप्ट जो है हमारी पेमेंट्स के इक्वल होती हैं। तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, अकाउंटिंग सेंस और ऑपरेशनल सेंस। अकाउंटिंग सेंस में क्या होता है? हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर एक आइटम जो है उसका डेबिट इफेक्ट पड़ रहा है तो साथ ही में उसका क्रेडिट इफेक्ट भी होएगा। इससे क्या है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्वल होता है। जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल होती हैं और एसेट्स लायबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं। अगर ऑपरेशनल सेंस, ऑपरेशनल मीन्स अगर हम देखें कि कैसे काम चल रहा है, सो उससे क्या होएगा? हमारे 3 तरीके के बैलेंसेस होते हैं, बैलेंस्ड, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। बैलेंस में रिसिप्ट पेमेंट के इक्वल हैं, अनफेवरेबल में क्या है? रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से, और अनफेवरेबल में रिसिप्ट कम है हमारी पेमेंट से। सो दिस इज़ इन द अकाउंट ऑपरेशनल सेंस। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल इन्होंने दी हुई है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। क्रेडिट्स में आपको एक्सपोर्ट दिए गए हैं, गुड्स के, एक्सपोर्ट सर्विसेज के रिसिप्ट दी हुई हैं, और कैपिटल रिसिप्ट्स। ये अकाउंटिंग का रूल इन्होंने अप्लाई किया है कि जो हमें क्रेडिट कर रहे हैं हम इनकम्स को, और डेबिट कर रहे हैं हमारे पेमेंट्स को। सो इसी तरीके डेबिट साइड इन्होंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज दिया हुआ है, पेमेंट्स दी हुई हैं, कैपिटल पेमेंट्स दी हुई हैं। सो हमने यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड में विजिबल आइटम्स मींस गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। सो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है 850 करोड़ और इंपोर्ट कितना आया है
1200 करोड़, तो माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -350 करोड़। और अगर हमने करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है, करंट अकाउंट का हमारे पास फॉर्मूला है इनविजिबल, विजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स, और ये तीनों आइटम्स इधर इंक्लूड करेंगे, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे देखो, इन्होंने विजिबल आइटम्स का निकाला है पहले आंसर, उसके बाद इनविजिबल का, देन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का, फिर उनको ऐड कर दिया, दैट इज़ अ करंट अकाउंट बैलेंस। अगर हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है, उसमें से कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट माइनस ओवरऑल बैलेंसेज दिया हुआ है उन्होंने, टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट माइनस। तो नेक्स्ट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ये आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है? अब डेफिसिट मीन्स लॉस, जब हमारी पेमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं रिसिप्ट से, या हमारी रिसिप्ट कम है पेमेंट से, तो दैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट लॉस। कॉजेज़ क्या हैं इस डेफिसिट लॉस के? 3 तरीके के कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़ एंड सोशल कॉजेज़। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक क्या कारण हैं इस लॉस के। फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हमारी बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर करे तो पेमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी, रिसिप्ट कम हो जाएंगी। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल क्या होता है? रिसेशन, डिप्रेशन, बूम का टाइम पीरियड, तो इससे क्या होगा? ड्यूरिंग बूम के टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। एक्सपोर्ट मीन्स हम दूसरी कंट्री को सामान ज़्यादा सेल करेंगे, इससे हमारे पास सरप्लस होएगा बूम में, और अगर हमारे पास डिप्रेशन चल रहा है कंट्री में तो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस, इंडिया में हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है गवर्नमेंट का, दैट्स वाई डेफिसिट आ रहा है। इन्फ्लेशन हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड में कुछ कमियां आ रही हैं, जैसे कि बैलेंस हमारा फेवरेबल हो रहा है या अनफेवरेबल हो रहा है। पॉलिटिकल, राजनीतिक कॉजेज़ क्या हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार बार बार चेंज हो रही है, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो स्पॉटिव पॉलिसी नहीं है, दैट्स वाई हमारा सरप्लस नहीं आ रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सोशल, सामाजिक कॉजेज़ क्या हैं? सोशल प्रेफरेंसेस, लोग बाहर का सामान खरीदना ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री का सामान ज़्यादा खरीद, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, अगर एप्पल के हम मंगवा रहे हैं बाहर, आईफोन्स मंगवा रहे हैं, तो दैट्स वाई क्या है, हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों का जो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है कि हमने कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट्स को, दैट आल्सो अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सॉल्यूशंस क्या हैं अब इसके? हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, इंपोर्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा इंडिया को, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। कंट्रोल करना पड़ेगा इन्फ्लेशन पे, इंक्रीज़ करने पड़ेंगी प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सपोर्ट खुद ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। डीवैल्यूएशन, अगर कोई कंट्री लोअर जा रहा है उसका एक्सचेंज रेट क्या है? जैसे हमारी इंडिया की करेंसी, पैसे का रेट कम, रुपये का रेट कम हो रहा है, तो उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। मोर इनफ्लो करना पड़ेगा फॉरेन कैपिटल का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।